दिया। फिलीपींस का वीज़ा निकालकर हम पहुंचे इंडिया से बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला फिलीपींस। अब कहानी में आएगा ज़रा मज़ा। अब तक की पूरी लाइफ का सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत और खुशहाल साल जून 2007 से लेकर जून 2008 बॉम्बे एयरपोर्ट पर मुझे सी ऑफ करने के लिए अम्मी डैडी भी आए थे। बॉम्बे टू बैंकॉक एंड बैंकॉक टू हांगकांग एंड हांगकांग में फ़्लाइट चेंज करके हांगकांग टू सीबू, जो कि फ़िलीपींस का बहुत ही खूबसूरत शहर है और जहां हमारा फ्लाइंग स्कूल था एवियाटूर। अब सुनिए मज़े की बात सीबू लैंड करने के बाद मगरिब पड़े और अपन लगे इमिग्रेशन की लाइन में। नीचे तो जीन्स और शूज़ पहने हुए था, पर ऊपर था कुर्ता और सर पर थी टोपी और चेहरे पर थी दाढ़ी अब 4 महीना लगाया हुआ साथी कैसा होना चाहिए भाई फिलीपींस एक क्रिश्चियन कंट्री है, मुस्लिम हैं पर बहुत कम है। पूरे एयरपोर्ट पर अकेला कुर्ता और अकेली टोपी थी बेचारी ये। उस दिन की जो लाइन थी वो काफ़ी लंबी थी, बहुत सारे लोग लगे हुए थे और जो उसका काउंटर था, उस काउंटर के पीछे, मतलब इमिग्रेशन का जो काउंटर होता है ना जहाँ सब चेकिंग होती है, उसके पीछे एक दूसरा बंदा खड़ा था जिसकी नज़रें मुझ पर थी। मैं काफ़ी पीछे था। फिर मैंने मार्क किया कि वो कंटिन्यू मुझ पर ही नज़र रख रहा है। देख क्या रहा था, घूर रहा था। सिक्स सेंस ने बता दिया कि बेटा कुछ तो गड़बड़ है। लाइन आहिस्ते आहिस्ते आगे खसकती रही और अपना नंबर भी आ गया। उस बंदे ने आगे आकर इमिग्रेशन ऑफिसर को कुछ अपनी ज़बान, फिलिपिनो ज़बान में कुछ कहा जो अपने तो ऊपर से गई, पर उसका बोलने का स्टाइल से लग गया कि ये कोई बड़ा ऑफिसर है जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। खैर पूरी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट पर थप्पा मारा और अपन आगे बढ़े। अब पहली बार वो ऑफिसर मुझसे मुखातिब हुआ इंग्लिश में कि मेरे साथ आइए। वहीं करीब के एक ऑफिस में ले गया। फिर पूछा आपका चेक इन पैकेज भी है? मैंने कहा जी हाँ सर है। मेरे साथ आइए। मुझे बेल्ट पर ले गया। वहाँ से अपना बैग लेकर वापस उसी ऑफिस में हम आ गए। उसी ऑफिस में वहाँ 3 बड़े ऑफिसर और पहले से मौजूद थे। अब स्टार्ट हुई अपनी इंक्वायरी। कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, वगैरह वगैरह वगैरह। है कि नहीं जानता है। सवाल करने का अंदाज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट था पर तहजीब के दायरे में था। पता नहीं मुझे कोई टेररिस्ट समझ रहे थे कि क्या, पता नहीं कि मुझे इम्प्रेस होना या डरना नहीं आता है मैं उनके सारे सवालों का जवाब देता चला गया। मुझसे मेरे पेपर्स मांगे गए, बैग से पेपर निकाल कर दिखाए। उनका शक आहिस्ते आहिस्ते कम होता गया। आप स्कूल ज्वाइन करने आए हैं तो आपको लेने के लिए भी कोई ना कोई आया होगा। मैंने कहा जी सर, आना तो चाहिए क्योंकि मुझे यही बताया गया था कि कोई आएगा। फिर मैंने स्कूल का नाम बताया तो उनमें से एक बंदा शायद स्कूल को जानता था। बोला चलो देखते हैं कि कोई आपको लेने आया है कि नहीं। मैं सामान को वहीं छोड़कर उसके साथ बाहर की तरफ चला। बगैर किसी सिक्योरिटी के हम सब गुजरते चले गए क्योंकि मैं खुद किसी इमिग्रेशन के बड़े ऑफिसर के साथ में था तो हमें किसी ने रोका नहीं। बाहर ढूंढने पर एक बंदे के हाथ में एविएटर लिखा हुआ बड़ा सा पेपर था। हम उसकी तरफ बढ़े। ऑफिसर शायद उसको पहले से जानता था। हे माइकल, इसको ढूंढ रहे हो क्या? और मेरी तरफ उसने इशारा किया। उस बंदे ने मेरा नाम पूछा। मोहम्मद तलहा शेख। ओ यस, आज सिर्फ यही आने वाले थे। तो ये सुनकर वो अपने साथ माइकल को भी अंदर ले आया। अब हम वापस ऑफिस पहुँचे। फिर तो उनका पूरा बिहेवियर ही मेरे साथ चेंज हो गया। माइकल के साथ साथ मेरे साथ भी हंसी मजाक शुरू हो गई। मेरे लिए कॉफ़ी मंगाई गई। शाहरुख, सलमान, आमिर सब उनको याद आने लगे। सब बिल्कुल फ्रेंडली हो गया। एक्चुअली फिलिपिनोज जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, बहुत फ्रेंडली और बहुत हेल्पफुल नेचर है इनका। थोड़ी देर पहले जो शख्स मुझको बुरी तरह घूर रहा था वो अब मेरे साथ बिल्कुल दिल खोलकर हंस रहा था। सामान तो मेरा वो सब पहले ही चेक कर चुके थे खोलकर। अब सेम ऑफिसर बाहर तक आए हमको छोड़ने के लिए। माइकल बहुत ही हंसमुख बंदा था, छोटा सा। खैर वहाँ तो वैसे ही सभी हंसमुख हैं, मुस्कुराने में कोई कंजूसी नहीं होती है वहाँ पर। लाई हुई थी। वो ऑफिस के काम के साथ साथ स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से पिक करना भी उन्हीं का काम था। गाड़ी में एक और मोहतरमा पहले से ही बैठी हुई थी। मुझे मुस्कुराकर वेलकम कहा, हालचाल पूछा। ये वही मोहतरमा थी जिनको आपने मेरे बहुत पहले वीडियो में देखा होगा, जो नाम अनाउंस कर करके सर्टिफिकेशन के लिए बुला रही थी।
इनका नाम था मल्लू। रास्ते में माइकल ने मुझसे कहा कि अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा ज़रूर। कहने लगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम एयरपोर्ट पर आएँ तो अगर हो सकता है तो इस तरह का ड्रेस ना पहने। इशारा कुर्ते पर और टोपी पर था। बोलने का अंदाज ऐसा था कि बड़ी मुश्किल से उसने ये बात कही हो, और कहने पर बहुत गलती भी वो फील कर रहा था। मतलब बहुत उसको गिल्टी फील हो रही थी कि ऐसा उसने क्यों बोला, लेकिन वो बोल दिया। खैर मैंने कहा ठीक है, मैं उसको महसूस कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। दिल में काफ़ी दुख भी हुआ कि वर्ल्ड में हमारा क्या हाल है और मीडिया ने क्या का क्या बना दिया है। अब मैं अपनी कहानी थोड़ी फास्ट चलाता हूँ। इसी रनवे की दूसरी तरफ है जिस रनवे पर हमारा एयरक्राफ्ट लैंड किया था, यानी कि एक तरफ एयरपोर्ट है और दूसरी तरफ हमारा स्कूल, बीच में सिर्फ ये रनवे है। सीबू एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो फिलीपींस में सेकंड नंबर का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, मनीला के बाद में। रनवे इतना बड़ा है कि बड़े से बड़ा एयरबस 380 तक भी आराम से लैंड कर सकता है यहाँ। स्कूल के ही बिल्कुल करीब छोटे छोटे खूबसूरत बंगले बने हुए हैं, सब डिवीज़न कहते हैं वहाँ उसे। एंट्रेंस पर सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। उन बंगलों में स्कूल ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रहने के लिए उनका इंतज़ाम किया था। हर बंगले में 4 स्टूडेंट रहते थे। एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप में था जहाँ स्टूडेंट्स रात का खाना खाते थे, जो फ्री था स्कूल की तरफ से। बाकी नाश्ता और दोपहर का खाना स्कूल की कैंटीन में होता था। खैर माइकल ने मुझे मेरे बंगले तक छोड़ा। मैं बुरी तरह थका हुआ था। बॉम्बे से 1 बजे रात की फ़्लाइट थी और अब दूसरी रात हो चुकी थी। मगरिब तो एयरपोर्ट पर ही पढ़ ली थी, इमिग्रेशन की लाइन में लगने से पहले। ईशा पढ़ा और बेड पर चारों खाने चित। फिलीपींस बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, लोग बहुत अच्छे हैं, पर जिस तरह हर जगह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वैसे ही यहाँ भी कुछ चीज़ थी जो मुझसे सूट नहीं हुई, और वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुई। जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ का खाना। अरे बाप रे बाप, अरे भाई पूछो मत। एक तो हर जगह, जैसे अपने वहाँ नाके नाके पर मुर्गी की दुकान होती है, वैसे वहाँ नाके नाके पर छोटी हो या बड़ी, वो जो आइटम होता है ना जिसका अपन नाम भी नहीं लेते, वो पकता रहता है। कहीं रोस्ट होता रहता है, बना बना कर बेचते हैं, और कहीं तो अक्खा के अक्खा रोस्ट होता रहता है। अरे बाप रे बाप, और उसकी महक इतनी भयानक है कि क्या बताऊँ। अपने तो होश ही उड़ गए कि यार यहाँ तो किसी भी होटल में आप खा ही नहीं सकते। ये तो हो गई वो डिश जो हराम थी या हराम है। अब जो हलाल भी है, जैसे सब्ज़ी तरकारी हो गई या मछली हो गई, तो भाई सिर्फ उबली हुई तरकारी, नमक भी कम और कोई मसाला वगैरह भी नहीं। मछली तो ऐसे ही कच्चा सिर्फ सिगड़ी वगैरह पर भून लेते हैं, उस पर थोड़ा सोया सॉस और नींबू और थोड़ी सी छोटी छोटी मिर्ची वो लेते हैं और उसको चावल के साथ खाते हैं। अब इतना सूखा किसके हलक से उतरेगा भाई। कैंटीन का भी यही हाल था। लाइन से सब बड़ी बड़ी पतीली रखी है, 2-3 टाइप की तरकारी, 2 टाइप के सूप, 1-2 आइटम चिकन के, और आगे बढ़ा तो दिमाग भग से उड़ गया। वही नामुराद यहाँ सामने रखा था, जिसकी बदबू से भी जो है कराहियत आती है। ये कैंटीन चूँकि कॉमन कैंटीन था पूरे स्कूल के लिए, तो सभी यहीं खाते थे। स्कूल के बच्चे, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स, मेंटेनेंस स्टाफ, किचन स्टाफ, सब के सब यहीं खाते थे। अब मसला ये था कि भले ही सब डिश के चमचे अलग अलग थे, पतीली अलग अलग थी, पर कभी भी कोई भी चमचा किसी भी पतीली में जा सकता था। मतलब कि भले ही आप तरकारी ले रहे हैं, पर आपको इसका कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चमचा जिससे आप तरकारी निकाल रहे हैं वो भाई साहब उस हराम वाली पतीली में ना गया हो। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ? अरे भाई पिग की बात कर रहा हूँ, पोर्क की, इतनी देर से। अब आप करें तो करें क्या। टेबल पर चावल का बड़ा सा पतीला था। रोटी का तो किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा वहाँ, सिर्फ चावल चावल और चावल। डैडी अम्मी और बाकी घर वाले जानते हैं कि मैं चावल नहीं खाता। हाँ, सिर्फ दावत वगैरह में अगर गए तो वो एक अलग बात है कि वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं होता, और या तो सिर्फ जमात में, क्योंकि वहाँ तो चौंचले करते नहीं है कोई। अब यहाँ सिर्फ चावल ही नज़र आ रहा था। थोड़ी तहकीक की तो पता चला कि चावल बनाने की जगह भी अलग है, उसका चमचा भी अलग है, उसको रखने का टेबल भी अलग है।
एक दूसरे काउंटर पर सोया सॉस, टोमेटो केचप और 2-3 अलग टाइप के दूसरे सॉस रखे थे, और उसी के बाजू में जो स्पून और फोर्क ही इस्तेमाल करते हैं, उंगलियों का इस्तेमाल वहाँ नहीं होता। मैंने बहुत सोच विचार के बाद एक प्लेट ली जो धुली धुलाई रखी थी वहाँ पर फिर भी अपने दिल के सुकून के लिए उसे फिर से घस घस कर धोया और दूसरा साफ चमचा लेकर उससे चावल निकाला, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि इसकी दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है पोर्क से। टोमेटो केचप चावल पर डाला और अल्लाह का नाम लेकर खा लिया। यही मेरा नाश्ता था और दोपहर का खाना, यानी कि चावल और केचप।